मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में मैं आप सबसे ब्रिक्स और G20, ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। दोनों में एक समानता है अभी फिलहाल, और समानता ये है कि 1 जनवरी 2024 को इन दोनों संगठनों का विस्तार हुआ है। विस्तार हुआ है कहने का मतलब है कि कुछ नए राष्ट्र इन दोनों संगठनों के सदस्य बने हैं, और चूंकि इन दोनों संगठनों का बहुत गहरा संबंध हमारे अपने देश से है, इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज की दृष्टि से हमारे लिए दोनों संगठन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आप केवल प्री एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या कि मेंस भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू में भी सफल होना चाहते हैं। और यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो इन तीनों में ही आपको सफल होना होगा, और इसके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि आप इन तीनों की तैयारी एक साथ करके चलें। तो यहां मैं ब्रिक्स और G21 पर जो आपसे बातें करूंगा वह एक साथ तीनों स्टेज की तैयारी को ध्यान में रखते हुए करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी भी टॉपिक पर जब तैयारी कर रहे होंगे तो एक साथ तीनों को लेकर के कैसे चलेंगे। आज मैं इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। दोस्तों, हमारे पास जो सबसे बड़ा आधार होता है हमारी तैयारी को एक सॉलिड बनाने का और उसे एक सही दिशा देने का, वे होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। जब आप प्री के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो ब्रिक्स और G21 की मैं बात कर रहा हूं, 21, अब इसका नाम 21 हो गया है, कि जो मैं बात कर रहा हूं उसमें जो नए सदस्य बने हैं उनकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और साथ ही साथ जो पूरे सदस्य हैं यानी कि नए बने हैं उनके अलग से नाम, और जो टोटल सदस्य हैं उनके अलग से नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये प्री के लिए है। मेंस के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत इन दोनों संगठनों का सदस्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों के ऊपर मेंस में भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और सच बात तो यह है कि पूछे ही जाने चाहिए। तो अब किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, यह भी आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि पूछा ही न जाए, हो सकता है कि ज्यों का त्यों न पूछा जाए, लेकिन उसके आसपास तो हो। तो यहां भी फिर प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी मदद करता है, और हमारे पास इसके लिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए, सबसे पहले मैं ये दो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं जो इन दोनों संगठनों पर आपकी तैयारी किस तरह की हो उसके लिए शायद मार्ग दिखा सके। जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे, दो प्रश्न, उसमें से पहला प्रश्न था संघर्ष का विषाणु, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, SCO संघाई सहयोग संगठन के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। संघर्ष का विषाणु SCO के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। ये छोटा सा प्रश्न है, 10 नंबर का है। मैं आपके सामने जो प्रश्न रख रहा हूं, डेफिनेटली चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से ही संबंधित मैं प्रश्न रख रहा हूं। नेक्स्ट है नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। आपको मालूम होगा कि दो नए राष्ट्र नाटो के सदस्य बने। भारत के पास उसके एक अलग ही रूप का सदस्य बनने का ऑफर सीधे सीधे नहीं आया था, लेकिन अपेक्षा की गई थी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में नाटो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। उसी पृष्ठभूमि में यह प्रश्न पूछा गया है। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। ये 15 नंबर का प्रश्न है। इसका मतलब यह हुआ कि मेंस में ऑर्गेनाइजेशन को आधार बना करके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी जो प्रकृति है वो सामान्य किस्म की ही है, बहुत उलझाव वाली नहीं है, और उसमें भारत का जो रोल हो सकता है, भारत की जो भूमिका है, या भारत को उससे क्या लाभ है, भारत को उससे क्या हानि हो सकती है, भारत को उसके बारे में किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बस यही बात ब्रिक्स और
G20 के बारे में भी है। देखिए, हमें G20 और G21 अगर कहूं तो आप बिल्कुल भी किसी द्वंद्व में मत पड़िएगा, उलझाव में मत पड़िएगा। फिलहाल G20 और G21 एक ही है, लेकिन निश्चित तौर पर औपचारिक रूप से अब वो G21 हो गया है। तो आइए अब हम इन दोनों को मिलाकर के देखने और समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को मिलाकर यानी प्री और मेंस को लेकर। दोस्तों, ब्रिक्स, BRICS, कुछ स्टूडेंट सी की जगह के लिखने की गलती कर जाते हैं। जब हम ब्रिक्स कहते हैं तो के से क होता है, लेकिन याद रखिए कि ये सी है। पहली बात, ब्रिक्स और G20 के बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक वैसे जैसे कि SCO के बारे में आपको तैयारी करनी है। इन्हें बकायदे स्टैटिक पोर्शन के अंतर्गत आप पढ़ें। इसमें जो BRICS है, ये 5 अल्फाबेट हैं और ये पांचों इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके नाम के पहले अक्षर को इंडिकेट करते हैं। B ब्राजील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना। पहले केवल 4 ही देश इसके सदस्य थे 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया, तो यह ब्रिक से बन गया ब्रिक्स। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 5 और नए देश शामिल कर लिए गए हैं, तो टोटल सदस्य संख्या हो गई है 10। अब मुसीबत यह है कि अब जो नए 5 राष्ट्र बने हैं उनके अल्फाबेट को अब आप इसमें कैसे शामिल करेंगे। देखिए अब क्या होता है, लेकिन एक विचित्र सी स्थिति तो है। तो 5 कौन कौन से देश इसके सदस्य बने हैं? इजिप्ट और इथोपिया। याद रखिए, दोनों ई हैं। याद कैसे रखेंगे आप, उसके लिए मैं एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। इजिप्ट और यूथोपिया, याद रखिए, ये दोनों ही अफ्रीकी राष्ट्र हैं। अफ्रीकी राष्ट्र हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इसके बाद 3 और देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया के हैं। कुछ इस तरह के मिले जुले नाम इनके होते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें दुबई आता है। संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों एशिया महाद्वीप के हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नाम आपको बहुत अच्छे से रट जाने चाहिए। इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, एक खबर अखबारों में अभी ये आई है कि अभी रशिया इसका अध्यक्ष है, और चूंकि रशिया अध्यक्ष है इसीलिए पाकिस्तान ने भी अब इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। कोशिश में है कि मैं इसका सदस्य बन जाऊं। अब प्रत्यक्ष रूप से यह माना जा रहा है कि भारत इसका विरोध करेगा कि पाकिस्तान इसका सदस्य न बन पाए, इसलिए क्योंकि यहां जो बातचीत होती है आपस की, उसमें बिल्कुल ये नियम है कि कोई भी पर्सनल 2 देशों के जो संबंध है या कड़वाहट है, ऐसे मुद्दे नहीं उठाएगा। और पाकिस्तान लगातार यही करता है, और इसी की वजह से जो दक्ष संगठन है वो एक तरीके से मृत प्राय सा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी देखिए तो वो कश्मीर का राग अलापने लगता है। भारत को इस बात का डर है, और चूंकि रशिया अब इसका अध्यक्ष है तो इसलिए पाकिस्तान को उम्मीद है कि शायद वो इसका सदस्य बन जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स का एक नियम है कि नए सदस्य बनने के लिए जो ऑलरेडी उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनमें सबकी सहमति चाहिए। सर्वसम्मति से ही नए देश को इसका सदस्य बनाया जा सकता है। यहां मैं एक तथ्य आपको और बताना चाहूंगा कि अर्जेंटीना को भी इसका सदस्य बनने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने अपने को विथड्रॉ कर लिया है। यहां एक प्रश्न जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो बन रहा है दोस्तों, वो ये है कि लगभग 30 देशों ने, सोचिए, ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया था, 30 कंट्रीज, और उसमें से 6 को अनुमति मिली। अर्जेंटीना ने बाद में विड्रॉ कर लिया, 5 इसके सदस्य बन चुके हैं, तो अब ब्रिक्स की सदस्य संख्या हो गई है 10। राइट? आपको इस पर यह प्रश्न तैयार करना है कि क्या कारण है कि लोग ब्रिक्स की सदस्यता के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं। इस पर तैयारी कीजिएगा। हम लोग अगर आगे चल करके कभी हो सका तो इस पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि अभी वक्त की मर्यादा है इसलिए मैं इस पर बात करने की स्थिति में नहीं हूं। G20 में एक नया समूह को शामिल किया गया है। समूह में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सदस्य का नाम है वो है अफ्रीकन यूनियन, यानी कि यह एक ऐसा संगठन है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र हैं। कितने राष्ट्र हैं? 55 देश इसके राष्ट्र है अफ्रीकन यूनियन के। लेकिन याद रखिए कि 55 देश इसके सदस्य नहीं बने हैं, अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना है। तो इसीलिए जो G20 था अब उसका नाम हो गया है G21।
यहां मैं एक दो बातें आपको स्पेशली प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बताना चाहूंगा। अब जो इसके अध्यक्ष हैं वे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला डिसिल्वा, और आप जानते हैं कि 2023 में भारत इसका अध्यक्ष था, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। और उस दौरान लगातार आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि G20 की जगह जगह पर मीटिंग होती थी। तो हमारे बाद जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, वैसे इंडिपेंडेंटली 19 देश इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन एक समूह के रूप में इसका सदस्य है, तो हो गए थे 20, और अब अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बन गया है, तो अब हो गए हैं 21। मुझे ऐसा लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको ये भी जानना चाहिए कि जब अफ्रीकन यूनियन को इसका मेंबर बनाया गया है तो उस समय अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष कौन था, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के गच्चे दिए जाते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजाली एसोमनी। हो सकता है कि एसोमनी आपको याद न रहे, लेकिन अजाली आपको याद रह सकता है। अजाली दिमाग में रख लें। और अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है कोमोरस, ये उसके राष्ट्रपति हैं। वे अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने G20 के बारे में दी है, जो अब G21 हो गया है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र इसके सदस्य हैं। आप यही अनुमान लगा लीजिए कि पूरा का पूरा जो ग्रास वर्ल्ड प्रोडक्ट है 80% लगभग G21 के द्वारा किया जाता है। अब बच क्या गया? जो इंटरनेशनल ट्रेड है 75% पर इनका कब्जा है, और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका लगभग 65% इनके पास है। तो सोच करके देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसको देखते हुए अब हमारे पास जो मेंस के लिए प्रश्न बनता दिखाई दे रहा है वो ये है कि क्या कारण है कि ये जो छोटे छोटे संगठन है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे SCO हो, चाहे फिर वो G21 हो, इस तरह के संगठन बहुत तेजी से बनते चले जा रहे हैं। उनका अस्तित्व बहुत ज्यादा जड़ पकड़ता चला जा रहा है। क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसियां कमजोर पड़ रही हैं। जब मैं इंटरनेशनल एजेंसीज की बात कर रहा हूं तो उसमें नो डाउट वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, UNO है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, ये मैंने आप सबसे ब्रिक्स और G21 के बारे में एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें की हैं। अब इसे आप लगातार अपडेट करते रहें, और ये मानकर अपडेट करते रहें कि प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये दोनों संगठन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।